नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं बजट के बारे में। जो आज बजट पेश किया गया है, क्या विशेषताएं रही हैं बजट की, क्या परीक्षाओं में पॉइंट पूछे जा सकते हैं, आइए उन्हीं पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। देखिए, बजट क्या होता है? तो बजट वो होता है जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, जितना व्यय किया है, जितना आय हुआ है, टैक्स जितना सरकार को मिला है, जितना राजस्व मिला है, और जितनी जो है उसका व्यय हुआ है, योजनाओं में कितना पैसा खत्म हुआ, ये सब ब्यौरा जो होता है वो बजट में बताया जाता है एक साल का। तो ये बजट होता है। आइए थोड़ा सा बजट की स्टैटिक जान लेते हैं, क्योंकि जब भी बजट से प्रश्न बनेगा तो स्टैटिक से भी प्रश्न बनेगा। बजट शब्द की अगर बात करते हैं तो पूछ लिया जाएगा कि बजट शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया। तो लैटिन भाषा का शब्द है बजट, याद रखिए, लैटिन भाषा का शब्द है। फिर अगर बात करते हैं बजट, तो बजट शब्द जो है बोझते शब्द से लिया गया है, बोझते। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो 1860 में बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 1860 में। फिर अगर बात करते हैं स्वतंत्र भारत का बजट कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो मुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, इतनी चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, तो सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। याद रखिएगा, कितनी बार? तो 10 बार बजट पेश किया गया है। ये स्टैटिक में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगर इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें जो है एक ऐसा बजट पेश किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, जो बजट पेश किया गया है, उन्होंने ही जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पे पेश किया था। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर इसके अलावा अगर बात करते हैं, एक पॉइंट और महत्वपूर्ण ये बनता है कि इस बार जो वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और इन्होंने जो है अपने शासनकाल का 8वां बजट इस बार पेश किया है। याद रखिए, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये भारत की पहली महिला ऐसी बनी है जिन्होंने लगातार जो है 8वां बजट इस बार पेश किया है। इतनी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए और चर्चा करते हैं। 8वां बजट इन्होंने पेश किया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है, तो यहाँ पे अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुसार अगर पूछ रहा है बजट शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, तो आपको जो है नहीं किया गया, आपको नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगाना है? नहीं किया गया बजट शब्द का प्रयोग। लेकिन अगर बजट के स्थान पे अगर देखा जाए भारतीय संविधान में क्या प्रयोग किया गया है, देखिए प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग जो है मिलता है कहाँ पे? तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 112 में इसका प्रयोग मिलता है, इसका उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। लेकिन बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी। उसके अलावा अगर बात करते हैं, एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि बजट कहाँ पेश किया जाता है। तो बजट जो पेश किया जाता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। अब लोकसभा का देखिए, लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 81 में मिलता है। और लोकसभा कैसा सदन है? तो ये जो है निम्न सदन है। कौन कैसा सदन है? और निम्न सदन है। ये भी पॉइंट जो है जब भी करंट से प्रश्न बनेगा तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है। और इसके अलावा बात करते हैं तो लोकसभा जो है किसका अंग है? तो लोकसभा है जो संसद का अंग है। किसका अंग है? तो संसद का अंग कितने हैं? संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, बजट शब्द का नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में किया गया है। अब इसी के अनुसार जो पूछा जा सकता है वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद
280 में मिलता है। ये चीज़ें आपको बजट के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब बजट आपको पूछ रहे हैं बजट कौन पेश करता है और कहाँ पे पेश किया जाता है, तो बजट वित्त मंत्री पेश करता है। और बजट जो है तैयार किया जाता है जब से इस बार जो बजट अभी पेश किया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आज से कल से जो है क्या होगा, बजट जो है अगले सत्र का स्टार्ट हो जाएगा बनना, मतलब क्या क्या खर्च हो रहा है। और ये सभी मंत्रालयों से रिपोर्टें मांगी जाती हैं, उसके आधार पर जो बजट का प्रोफार्मा जो तैयार करता है वो वित्त मंत्रालय ही तैयार करता है। लेकिन अगर ये जो है ये सब चीज़ें मिलती कहाँ से, तो जो अदर मंत्रालय उन्हीं फिर ये बजट प्रोफार्मा तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इतनी ये स्टेटिंग में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं बजट के बारे में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बजट की, ठीक है। आइए इसमें जो बताया गया है विकास के इंजन, तो विकास के इंजन की बात करें तो यहाँ पे कृषि बताया गया है, MSME बताया गया, निवेश बताया गया, निर्यात बताया गया है। आइए अब देख लेते हैं क्या पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कृषि विकास के लिए बढ़ावा की बात की गई है। तो इसमें बताया कि प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम, इसके कार्यक्रम के तहत ये बताया गया 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। और इसमें लाभ कितने को मिलेगा, तो 1.7 करोड़ किसानों को इसमें मदद मिलेगी, याद रखिएगा। इसमें 100 जिलों को ये कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, उसमें जो है कितने किसानों को मदद मिलेगी, ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। फिर ये वाला पॉइंट जो है पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा, जो KCC होता है लोन, उसमें ये बताया गया कितने किसानों को फ़ायदा मिलेगा, तो 7.7 करोड़ किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और इसमें जो है ऋण बढ़ा दिया गया है, 5 लाख तक का जो है ऋण में वृद्धि की गई है। अब ये पूछ लिया जाएगा KCC जो है ऋण है उसमें जो है कितने वृद्धि की गई, तो 5 लाख तक की जो है ऋण दिया जा सकता है, इसमें वृद्धि की गई है। और इसमें किसानों को कितने लाभ होगा, तो 7.7 करोड़ लोगों को लाभ होगा। तो इतनी पॉइंटें पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ और महत्वपूर्ण ये बन जाती है, ये वाले बिहार के लिए। तो बिहार के लिए अगर बात करते हैं तो बिहार में जो है माँ खाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है इसकी स्थापना की जाएगी। इतना ही पूछ लिया जाएगा कि माँ खाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो ये जो है की जाएगी बिहार में, ये बजट में कहा गया है। आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो है ये बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दवाइयाँ हैं उस पर जो है ऋण कम किया गया है, तो इस पर महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि क्या है, तो इसमें जो है 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रथम वर्ष में ऐसे जो है 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, किसमें, तो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए जो है कार्ड जारी किए जाएंगे, सूक्ष्म उद्यम के लिए। और पोर्टल पर लेकिन पंजीकृत करना पड़ेगा उनको, तभी जो है कार्ड मिलेंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया महिलाओं SC ST की जो महिलाएं हैं उनको सहित अगर बात करते हैं तो 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए जो है नई योजना शुरू की जाएगी। यहाँ पे जो SC ST की जो महिलाएं हैं SC ST की, उनके लिए जो है योजनाएं शुरू की जाएंगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है ऋण कितना दिया जाएगा, तो 2 करोड़ तक का जो है ऋण दिया जाएगा, 5 वर्षों की योजना है, ये याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। उसके अलावा ये बताया गया है कि जो है मेक इन इंडिया जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को जो है, देखिए जब भी योजनाएं जो चलती हैं उन्हीं को क्रियान्वयन करने के लिए योजना बजट में बात कही जाती है और बजट में योजनाओं को बढ़ाया जाता है, ये बात कही जाती है, याद रखिएगा। बाकी जो है बजट के बारे में यहाँ पे संशोधन कुछ किए गए हैं, तो ये संशोधन हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन सकता है, कौन सा, तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसमें ये बताया गया है उसको बढ़ाकर विस्तार कर दिया गया 2028 तक। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन जो है चल रहा है उसको जो है जो बजट में क्या कहा गया, तो 2028 तक इसका जो है टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे बात करें अनुसंधान विकास नवाचार के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें क्रियान्वयन के लिए क्या बजट में आवंटन किया गया है, तो 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए, तो नवाचार के लिए। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन सकता है, इसमें IIT वगैरह जो है खोली जाएंगी। फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण बन सकता है, ज्ञान भारतम
मिशन। तो इसमें क्या कहा गया, तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियां हैं उनको जो संरक्षण देने के लिए क्या खोला जाएगा, तो इसमें जो राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं 36 दवाइयाँ जो हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ जो हैं उन पर छूट कर दी गई है। उसके अलावा बात करें 37 दवाइयाँ 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ा गया है, ये याद रखिए। जैसे जो कैंसर है, गंभीर जो बीमारियां होती हैं उनको वह छूट कर दिया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे जो है नवाचार में निवेश करने की बात की गई है, क्या किसमें, तो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 IIT में विस्तार किया जाएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन सकता है, जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे, इसमें निवेश करने की बात की गई है। फिर अगर बात करते हैं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसमें क्या कहा गया, तो स्कूली उच्चतर शिक्षा के लिए जो है भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी, ये भी जो है इसमें भी निवेश किया जाएगा। फिर उसके अलावा बात करते हैं तो इसमें बात की गई है अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। तो अगले 5 वर्षों में ये कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। अब ये पूछ लिया जाएगा कि अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में कितनी जो है प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, तो ये 50,000 याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं शिक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब AI की बात हो रही है, AI की बात हो रही है। इसमें जो है कुल परिव्यय की बात करते हैं तो 500 करोड़ रुपये होगा, इसका याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें जो स्कूल हैं उसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो है स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर आगे बात करते हैं चिकित्सा का विस्तार, तो अगले 5 वर्षों में क्या कहा गया है, तो 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो ये कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, देखिए कथन में पॉइंट पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे टैक्स की बात करते हैं, तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी अगर टैक्स में सुधार किया गया है, क्या सुधार किया गया, तो 0 से 4 लाख तक 0 है, 4 से 8 5 है, और 8 से 12 तक 10 है, और 10 से 16 तक 15 है, और अगर बात करते हैं 16 से 20 तक जो है 20 है, और 20 से 24 तक अगर बात करते हैं तो 25 है, और 24 से अधिक होगा तो 30% जो है टैक्स पड़ेगा। तो इस तरीके से बनाया गया है, इसमें ये बताया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो रुपया सरकार को आता है वो कहाँ कहाँ से आता है और इस बार कितनी प्राप्ति हुई है सरकार को, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो ये जो है 22% जो है आयकर से मिला है, मतलब टैक्स से मिला है। फिर बात करते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% मिला। अब देखिए ऐसे पूछा जाएगा आयकर से जो है सरकार को कितना रुपए मिला है, कितना प्रतिशत, तो 22%। फिर बात करते 5%। फिर बात करते GST एवं अन्य कर जो है 18% है। फिर अगर बात करते हैं इसमें जो सीमा शुल्क 4% है, सीमा शुल्क जो है 4%। फिर आगे बात करते हैं 17% जो है क्या है, निगम कर है 17%। फिर बात करते हैं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जो है 1% है। फिर 9 अगर बात करते हैं 9%, तो जो है गैर कर प्राप्तियां 9% है। फिर अगर बात करते हैं 24, तो उधारी अन्य देनदारियां, तो ये जो है 24 हैं, याद रखिए। यहाँ से पैसा प्राप्त होता, तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से प्राप्त होता, तो उधारी से, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें अलग अलग पूछी जा सकती हैं, आयकर से कितना है, मैचिंग में कभी कभी दे देगा तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए इतना तो प्राप्त होता है, अब ये रुपए जो है सरकार को ख़त्म कहाँ करना होता है, कहाँ कहाँ ख़त्म होता है सरकार का, वो बात कर लेते हैं। तो देखिए सरकार का अगर रुपये बात करें 4% है वो कहाँ ख़त्म होता है सरकार का, तो पेंशन में होता है। फिर अन्य व्यय अगर बात करते तो 8 है, अन्य व्यय क्या है, तो 8 है, 8 है। फिर 8 अगर बात करते हैं केंद्रीय जो स्कीम होती है उनमें बात करते हैं। फिर 8 है जो है वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8 है। फिर आगे बात करते हैं 16 क्या है, तो 16 केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम जो है रक्षा सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को जो है छोड़कर 16% है, याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं आगे 22%, तो 22% क्या है, तो 22 में अगर बात करते हैं तो इसमें जो है राज्यों का कर शुल्क हिस्सा है 22%। फिर 8 जो है रक्षा, फिर 6 जो है प्रमुख जो है सब्सिडी होती है वो है 6%।
फिर यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा जो है वो राज्यों का कर और जो है शुल्क हिस्सा है। फिर उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखें तो 20% जो है ब्याज भुगतान पर खर्च होता है सरकार का। तो इतना ये खर्च होता है सरकार का, कहाँ कहाँ से प्राप्तियाँ होती है, कहाँ कहाँ से खर्च होता है, ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सरकार का जो व्यय है वो कहाँ कहाँ कितना कितना वितरित किया है। तो रक्षा पे, डिफेंस पे सबसे ज़्यादा है 4,91,772 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं ग्रामीण विकास के लिए तो 2,66,817 करोड़ रुपए। फिर बात करते हैं गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय 2,33,211 करोड़। फिर बात करते हैं कृषि के लिए तो 1,71,437 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, ये आवंटन किया गया है इतना इतना रुपए। फिर शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा पे जो है ये पूछा जा सकता है, तो शिक्षा पे जो है कितना है तो 1,28,650 करोड़ रुपए। फिर स्वास्थ्य पे ये है 98,311 करोड़ रुपए। शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़ रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी दूर संचार की बात करें तो 95,298 करोड़ रुपए है। फिर अगर बात करते हैं ऊर्जा पे, तो ऊर्जा पे जो है कितना है, ऊर्जा पे 81,174 करोड़ रुपए। वाणिज्य उद्योग के लिए बात करते हैं तो 65,553 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। फिर बात करते हैं समाज कल्याण के लिए, तो समाज कल्याण की जब बात आती है तो आपको याद रखना है कितना रुपए आवंटन किया, तो 60,052 करोड़ रुपए। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक विभाग के लिए तो 55,679 करोड़ रुपए जो है आवंटन किया गया है। तो इतना ये जो है आवंटन किया गया है सरकार के द्वारा। अगर बात करें सरकार का टोटल बजट कितना था तो 50,65,345 करोड़ रुपए बजट था इसका, याद रखिएगा। तो ये बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यहाँ पे चर्चा किया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।